हेलो ऑल। मेरा नाम विष्णु है और यहाँ हम केक पीएचपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि केक पीएचपी कैसे काम करती है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, एमवीसी पैटर्न क्या होता है, मॉडल क्या मतलब मॉडल कंट्रोलर व्यू क्या होता है, हेल्पर्स क्या होते हैं केक पीएचपी में, कंपोनेंट क्या होता है। अगर जैसे मुझे कोई फंक्शन रेंडमली यूज में लेना है किसी कंट्रोलर के ऊपर, तो वो अपन कैसे मतलब कॉल करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देख ली है। अब इस वीडियो में अपन क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में अपन एडिट कैसे पीएचपी में आप फॉर्म बनाते हो, कैसे आप उसको डेटाबेस में सेव करवाओगे, कैसे हम उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, कैसे हम उस फॉर्म को में जो डेटा अपन ने डेटाबेस में डाला फॉर्म के थ्रू उसको डिलीट कर सकते हैं, इमेज अपलोडिंग अपन केक पीएचपी में कैसे करवाते हैं, आपका पीडीएफ कैसे जनरेट होता है, एक्सेल कैसे जनरेट होती है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती है एक प्रोजेक्ट के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आप ये जो मेरा प्रोजेक्ट बनाया था मैंने डेमो के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट, इसको मैंने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ जैसे कि आपको पता लग रहा है कि मैं एडमिन को लॉगिन करके यहाँ पे आपको डेमो दे रहा हूँ। अब एडमिन में देखो यहाँ पे जो आपका ये तो हो गया आपका व्यू पार्ट पूरा जो आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए ये हो गया इसका। एडमिन को भी अपन ने यहाँ इस पेज के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये तो हो गया आपका लेफ़्ट पार्ट, ये हो गया राइट पार्ट। लेफ़्ट पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट पार्ट में अपन यहाँ जो जो मॉड्यूल्स अपन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे यहाँ पे अपन ने डिफ़ाइन कर रखे हैं कि जैसे मुझे एम्प्लॉई ऐड करना है तो वो मैं इस मॉड्यूल के थ्रू करूँगा, अगर मुझे किसी को परमिशन देनी है तो वो मैं इस मॉड्यूल से वो करूँगा, ऐड करूँगा, अगर मुझे कोई ब्रांच डालनी है, बैंक बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ एक लिंक दे रखा है अपन ने। जैसे ही अपन यहाँ किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वो पर्टिकुलर जो आपका मॉड्यूल है उसके लिए आपने क्या क्या फंक्शनलिटी कर रखी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो जाती है। अब यहाँ बेसिक कंसेप्ट ये आ रहा है, बेसिक जो चीज़ ये आ रही है कि अगर जैसे मुझे यहाँ इस मेनू में जो मेरी लेफ़्ट साइड पे जो मेनू जा रहे हैं, यहाँ मुझे एक नया मेनू क्रिएट करना है जिससे मैं क्या करूँ कि मतलब उस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक व्यू बने, वहाँ मैं एक ऐड का फॉर्म बनाऊँ, एडिट करूँ, उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाऊँ, ये सारी चीज़ें मतलब आपको कैसे करनी है ये अपन इस देख रहे हैं अभी। अब यहाँ जैसे मान लीजिए मुझे एक मेनू ऐड करना है। मेनू ऐड करने के लिए यहाँ आपको क्या करना होता है, आपको केक पीएचपी के बेसिक स्ट्रक्चर में जाना है। जैसे मैंने यहाँ htdocs फोल्डर में गया, मैं सिटी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था तो मैं यहाँ आ गया। अब आपको यहाँ src फोल्डर में जाना है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर व्यू से रिलेटेड आपको कुछ भी काम करना हो तो आपको टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जाना होता है। अब टेम्पलेट फोल्डर में भी देखिए यहाँ अपने इतने सारे फोल्डर थे, इनमें से ज़्यादातर अपन अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ अगर मुझे एडमिन से के अंदर कोई मॉड्यूल बनाना था तो मैं क्या करूँगा कि एडमिन के अंदर जाके और फिर वो फोल्डर क्रिएट करूँगा या जिस नाम से मुझे मेरा मॉड्यूल बनाना है। लेकिन अब आपको यहाँ मेनू ऐड करने के लिए एडमिन फोल्डर में नहीं जाना, यहाँ आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स फोल्डर में जाना है। क्योंकि जो CSS वाली चीज़ें होती है, JS वाली जो लेफ़्ट साइड में आ रही है, राइट साइड में आ रही है, सारी अपन यहाँ एलिमेंट्स जो फोल्डर है उसके थ्रू अपन यहाँ मैनेज कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ एलिमेंट फोल्डर में आया तो मुझे यहाँ पता लगा कि एक तो मेरा एडमिन फोल्डर है और ये मेरी बेसिक्स फाइलें बाहर रखी हुई है। तो अभी मैं एडमिन के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे एडमिन फोल्डर के अंदर जाके फाइलों में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इन फ्यूचर मेरी फ्रंट साइड के लिए काम करता हूँ तो मुझे यहाँ बाहर जो फाइलें आ रही है उनके ऊपर मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं सिंपल एडमिन फोल्डर में अंदर गया, यहाँ देखिए यहाँ अपन ने देखा जो एडमिन का फूटर आ रहा है, मतलब जो एडमिन वाला जो लिंक जो मैं मॉड्यूल मैंने ओपन करा, यहाँ जो ये नीचे जो सेक्शन आ रहा है इसको अपन फूटर बोल रहे हैं, यहाँ जो ये सेक्शन आ रहा है इसको अपन हेडर बोल रहे हैं, और ये जो सेक्शंस आपका आ रहा है इसको अपन मेनूज बोल रहे हैं। तो इसी हिसाब से अपन ने क्या कर रखा है, जो एलिमेंट में जो एडमिन वाला सेक्शन है उसमें अपन ने यहाँ पे फूटर्स की फ़ाइल कॉल कर रखी है, यहाँ अपन ने हेडर की फ़ाइल कॉल कर रखी है, यहाँ अपन मेनूज़ की फ़ाइल कॉल कर रखी है, और एक है आपकी पेजिनेशन की फ़ाइल। पेजिनेशन का मतलब ये हो गया कि नीचे जो आपको नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 की, आपको पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड शो करवाने हैं वो सारे आप यहाँ पेजिनेशन से मैनेज कर रहे हो।
अब सपोज करिए मुझे यहाँ इसके हेडर में कुछ भी चेंज करना होता, एडमिन में तो मैं सिंपल हेडर फाइल में चेंज करूँगा। अगर मुझे फुटर में कोई कंटेंट चेंज करना है तो वो मैं फुटर में चेंज करूँगा। और अगर मुझे लेफ़्ट साइड भी मेरे को कोई आइकन बढ़ाना है तो मैं menus.ctp में चेंज करूँगा। अभी जैसे मान लीजिए मैं एक बार के लिए menus.ctp ओपन करता हूँ, ये देखिए जो menus.ctp मैंने फाइल ओपन करी। अब ये देखो यहाँ जो आपको ये जो सारे के सारे लेफ़्ट साइड में जो मेनूज दिख रहे हैं वो आपको यहाँ इस menus.ctp में शो हो रहे हैं। ये देखिए परमिशन मैनेजर हो गया, आपका मास्टर मैनेजर हो गया, आपका ब्रांच मैनेजर हो गया, असाइन अमाउंट ऑफ ब्रांच हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे शो हो रही है। अब मान लीजिए मुझे एक नया मॉड्यूल क्रिएट करना है यहाँ पे, जो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ लेफ्ट मेनू में। तो सिंपल मैंने क्या करा, यहाँ से जो LI बनी हुई है मैंने इस LI को यहाँ कॉपी करा। अभी ये कंडीशंस इसके ऊपर लगी हुई है, ये कंडीशंस पे अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हो। ये कंडीशंस अपन क्यों लगा रखे हैं इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ अपन ने क्या कर रखे हैं, दो मैनेजर बना रखे हैं, एक है परमिशन मैनेजर और एक है एम्प्लॉय मैनेजर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परमिशंस को मैनेज कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर यूज़र है ये वाला, इसको मैंने ये राइट्स दे रखा है कि आप जो फाइनेंस वाले जो सेक्शन है मेरे, उन्हीं को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। तो अगर कोई नया यूज़र यहाँ लॉगिन कर रहा है तो अपन उसके रोल के बेस पे ये चेक कर रहे हैं कि इसको क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या मॉड्यूल्स अपने को यहाँ शो करवाने हैं। तो जिन जिन को शो करवाने हैं वहाँ उस हिसाब से कंडीशन अपन ने मैनेज कर रखी है। अब जैसे मान लीजिए मुझे लेफ़्ट में जो मेनू ऐड करना था मैंने इसको कॉपी कर लिया है, उसके बाद में मैं यहाँ इसको सिंपल पेस्ट करूँ। अब यहाँ जैसे मान लीजिए मुझे कोई स्टूडेंट, जिस भी नाम से आप मॉड्यूल बना रहे हो, स्टूडेंट मैनेजर मैंने डाला यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जब इसको सेव करके यहाँ इसको वापस से मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ देखिए स्टूडेंट मैनेजर का एक आइकन बन गया। अब जैसे ही मैं स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे यहाँ पे वापस से इसने लॉगिन यूज़र पे भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ मेनूज तो बना दिया इसका, लेकिन अभी अपन ने यहाँ जो लिंक दे रखा था कि क्लिक के ऊपर आपको कहाँ जाना है वो अपन ने चेंज नहीं करा। अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट के ऊपर इसको भेजना है, किसके ऊपर, स्टूडेंट्स की इंडेक्स फाइल के ऊपर भेजना। अगर आप यहाँ इंडेक्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि केक PHP क्या करेगी, आपके जो कंट्रोलर होता है ना उसके बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फंक्शन को ही कॉल करती है। आप चाहे कंट्रोलर में आपने इंडेक्स फंक्शन जो बनाओगे, अगर आप यहाँ उसको डिफाइन नहीं करोगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंडेक्स फंक्शन बनाने के लिए ही बोलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका वही रन हो रहा है। अब जैसे मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, मैंने वहाँ स्टूडेंट कंट्रोलर डाला। आप यहाँ से इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट ऑसम के थ्रू। यहाँ पे मतलब जो भी आइकन है वो आप यहाँ गूगल पे सर्च करके अपना यूज़र का, जो अभी अपने यूज़र का दे रखा है ये फ़ॉन्ट ऑसम वाला, तो आप इसको जो भी मतलब आपका मॉड्यूल है उससे रिलेटेड यहाँ आइकन डाल सकते हो। अब देखिए यहाँ जैसे ही मैं इस एम्प्लॉय मैनेजर के ऊपर क्लिक करता, सॉरी स्टूडेंट मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये आपको एरर दे दिया। इसने एरर क्यों दे दिया, क्योंकि आपने लिंक में डाल रखा था कि मुझे स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर भेजो, लेकिन अपन ने कंट्रोलर में क्या कर रखा है, अपन ने कंट्रोलर तो स्टूडेंट के नाम से कोई बना ही नहीं रखा, अभी तो केवल अपन ने लिंक बनाया है। तो अब अपने को क्या करना है, एक स्टूडेंट्स के नाम से कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोलर क्रिएट करूँगा उसके बाद में क्या होता है वो अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि क्रिएट द क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर बिलो इन, यह देखो पाथ भी इसने दिखाया। SRC फोल्डर में आपको जाना है, कंट्रोलर फोल्डर को ओपन करना है, उसके अंदर जो एडमिन वाला फोल्डर है उसके अंदर आपको स्टूडेंट कंट्रोलर .php के नाम से एक कंट्रोलर रजिस्टर करना है। ये आपको यहाँ पता लग गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ जाना है, SRC फोल्डर, SRC में कंट्रोलर, कंट्रोलर में मेरे को एडमिन, एडमिन में आपके सारे बने हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ क्या है, इतने सारे मेरे पास कंट्रोलर्स बने हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर इसी को कॉपी करा मैंने और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, किससे, स्टूडेंट कंट्रोलर से। यहाँ आपको .php लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कराया है, तो आपका एक्सटेंशन वही रहेगा जो पुरानी वाली फाइल का है। अब यहाँ मैं स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने यहाँ लिखा और इसको सेव करा। अब यहाँ देखिए,
अब मैं इसको वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी ये मुझे क्या बोलेगा, इसने क्या कहा कि अब इसको स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ आपको मिल गया, इस वजह से इसने वो एरर हटा दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने वापस में गया, मैंने इस स्टूडेंट कंट्रोलर को ओपन करा। स्टूडेंट कंट्रोलर को ओपन करने के बाद अब यहाँ सबसे पहले देखिए, मैंने कंट्रोलर का नाम तो वहाँ चेंज कर दिया था, लेकिन अब यहाँ आपकी जो क्लास है, आपकी क्लास भी उसी नाम से यहाँ बनती है जिस नाम से आपने कंट्रोलर बनाया है बाहर। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ बैंक को वापस से स्टूडेंट करना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट कंट्रोलर आपका बनके रेडी हो गया। आप ये जो बाकी का कंटेंट है ये आप यहाँ से इसको हटा सकते हो एक बार के लिए। ठीक है, मैंने इसको एक बार के लिए पूरी ये भी हटा दिया। मैंने सिंपल एक क्लास बना दी यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर की, आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके ये काम कर सकते हो। अब यहाँ जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा फिर मेरे पास एरर आई है। ये एरर मेरे पास क्यों आई, क्योंकि अब आपने क्या करा, कंट्रोलर तो बना दिया, लेकिन जब अपन ने बेसिक वीडियो इसका देख रहे थे वहाँ अपन ये देख रहे थे कि जो कंट्रोलर से आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है जो सर्वर से, उसके लिए वो पहले आपको कंट्रोलर के पास जाएगी, उसके बाद में वो आपको क्या करेगी, आपके उस मॉडल के पास जाएगी। मॉडल आपका रेस्पॉन्स जो भी है वो के पास भेजेगा, जो आपका टेम्पलेट है उसके पास भेजेगा। लेकिन अब यहाँ अपन ने इसका टेम्पलेट तो क्रिएट करा ही नहीं है। आप ये बोल रहा है कि जो आपने इंडेक्स फंक्शन जो आपने बताया, एक तो मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी कंट्रोलर होगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स फंक्शन कॉल होता है। तो इसने बोला कि मेरे पास आपने जो कंट्रोलर मुझे ऊपर डिफ़ाइन करा है वो मुझे मिल गया है, लेकिन इस फंक्शन में जो मेरी डिफ़ॉल्ट फाइल कॉल होती है जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल होता है मेरा, वो मुझे यहाँ नहीं मिला। तो इसने क्या करा, अपने को एरर दे दी। अब यहाँ ये बताया इसने कि आप क्या करो, आपका जो स्टूडेंट कंट्रोलर है उसके अंदर आप इस फंक्शन को कॉपी करो। यहाँ जब आप देखोगे द एक्शन इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइन इन स्टूडेंट कंट्रोलर, तो यहाँ से मैंने कॉपी करा और सिंपल यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इस इंडेक्स फंक्शन को डिफाइन कर दी। अब मैं जैसे ही इसको डिफाइन करा, अब ये बोला कि यहाँ मुझे इसका इंडेक्स फंक्शन तो मिल गया, लेकिन अब इसका मुझे व्यू नहीं मिल रहा कि मुझे यूज़र को क्या दिखाना है यहाँ पे। तो अब व्यू कैसे दिखेगा आपको व्यू दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि व्यू से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है वो आपका टेम्पलेट फोल्डर में होता है। टेम्पलेट में भी सब आपको एडमिन से रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो एडमिन फोल्डर में जाना है। अब सेम देखिए यहाँ पे आपके वही फोल्डर जो मिल गए जो वहाँ कंट्रोलर से रिलेटेड बने हुए थे। अब अपने बैंक का अपन ने कॉपी करा, तो मैंने यहाँ सिंपल बैंक का वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया। बैंक का कॉपी पेस्ट करते यहाँ बैंक का एक कॉपी फोल्डर बन गया। मैं इसको क्या करूँगा, वापस से मैं किस नाम से इसका टेम्पलेट बनाऊँगा, मैं इसका टेम्पलेट का नाम बनाऊँगा जिस नाम से मैंने मेरा कंट्रोलर बनाया है, क्योंकि ये इसकी हायरार्की है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस नाम से आप कंट्रोलर बना रहे हो उसी नाम से आपको टेम्पलेट में अपना फोल्डर बनाना है और उसी नाम से आपको मॉडल में अपनी टेबल बनानी है। अब मैंने जैसे ही यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करा, अब ये क्या होगा, इसको स्टूडेंट मैंने यहाँ फोल्डर डाल दिया। अब इसको चल के अपन रिफ्रेश करते हैं। इसने क्या करा, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको वो डाला, मेरी एरर तो हट गई, लेकिन अभी मेरे पास में कोई भी व्यू नहीं आया है। अब व्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने क्या करा है, यहाँ मैंने बताया था कि आपको जो हेडर फाइल्स जो आपकी CSS होती है, JS होती है, जो कि एक PHP का डिफ़ॉल्ट कंटेंट होता है, वो भी तो डालना पड़ेगा। अभी तो आपने केवल अपना एक्शन डिफाइन कर रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने अभी आपको लॉगिन्स कंट्रोलर में एक लाइन बताई थी स्टार्टिंग में, $this व्यू बिल्डर लेआउट। यहाँ आपको इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ सिंपल पेस्ट कर दिया इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। और यहाँ अब लेआउट मेरा लॉगिन का नहीं रहेगा, मैंने क्या कर रखा है, एक एडमिन का लेआउट बना दिया। उस एडमिन के लेआउट में मैंने क्या कर रखा है, मेरा जो भी कस्टम कोड था, जो CSS वगैरह मेरी एडमिन से रिलेटेड थी, वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे डाल रखी है। एक बार मैं दिखा देता हूँ लेआउट्स। ये देखिए, ये admin.ctp मैंने बना रखी है, इसका एक लेआउट बना रखा है। अब मुझे हर फंक्शन में अगर मुझे एडमिन का व्यू चाहिए तो मैं इस वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने उस लाइन को उस फंक्शन के अंदर डाला तो उसने क्या करा, उसने जो अपन ने वहाँ जो एलिमेंट्स में उसकी हेडर बना रखी थी, फूटर बना रखी थी, जो JS वगैरह उसमें डाल रखी थी, वो सारी की सारी इसने क्या करा, ऑटोमेटिक इस फंक्शन के ऊपर कॉल कर दिया। और अब यह क्या हुआ कि आपने स्टूडेंट नाम से फोल्डर भी बना दिया, स्टूडेंट नाम से अपने कंट्रोलर भी बना दिया, लेकिन अभी आपको मॉडल नहीं बनाया अपन ने, लेकिन फिर भी अपना कोड
एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मॉडल की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना हो। अभी अपन ने केवल इसका व्यू डिफाइन करा है यहाँ पे। अगर मुझे मान लीजिए मैं यहाँ एक फॉर्म बनाऊंगा इसके क्लिक के ऊपर, वहाँ अगर मुझे मेरे को डेटा मेरी टेबल में ले जाके सेव करवाना है तब मुझे मेरे मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपका बैंक मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है, आपका ऊपर मैंने मॉड्यूल बनाया स्टूडेंट। अब यहाँ क्या कर सकते हो आप जाके, जैसे आपका जो फोल्डर था यहाँ आप वापस से अपने टेम्पलेट में गए, टेम्पलेट में अपना एडमिन गया, एडमिन में अपने को स्टूडेंट फोल्डर में जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ जो एडमिन फोल्डर्स में आपकी जो इतनी सारी फाइलें हैं, या आप इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ मैंने 3 फाइलें रख ली, एक हो गया आपका एड, एक हो गया आपका एडिट और एक हो गया आपका इंडेक्स। इंडेक्स मेरी ये वाली फाइल है जो मुझे यहाँ रन कर रही है बाई डिफ़ॉल्ट जो फाइल थी। अब मुझे यहाँ कुछ भी चेंज करना है, इस फाइल के ऊपर मेरा कोई भी व्यू डिजाइन करना है, तो मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ सिंपल मेरी index.ctv फाइल खोलूँगा और index.ctv फाइल में मुझे जो भी चेंज करना है वो मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा। अब जैसे मान लीजिए बैंक मैनेजर लिखा हुआ आ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट। अब जैसे ही मैंने यहाँ स्टूडेंट करा और पेज को वापस से रिफ्रेश करता हूँ, इसने यहाँ पे अपना कंटेंट चेंज कर दिया स्टूडेंट। यहाँ आपने अपन ने टेबल बना रखी है, ये टेबल आपको यहाँ दिख जाएगी नीचे, ये लो ये टेबल बनी हुई है आपकी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सपोज करिए मुझे सबसे पहले जाना है यहाँ पे, मुझे एक फॉर्म बनाना था, उस फॉर्म के अंदर मुझे डेटा टेबल में इंसर्ट करवाना है। तो सपोज करिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने जो मेरा जो ऐड का जो बटन बना रखा है, ये ऐड बैंक, इसको मैंने यहाँ पे करा एक बार के लिए ऐड स्टूडेंट। और यहाँ जो आपका देखिए HREF में मैंने एक URL डाल रखा है। अब ये क्या कर रहा है, ये मैंने यहाँ URL डाला बैंक के ऐड के ऊपर, लेकिन अब अपने को ऐड के ऊपर नहीं, बैंक वाले कंट्रोलर पे तो जाना ही नहीं है क्योंकि अपना कंट्रोलर तो स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, स्टूडेंट से रिप्लेस कर दूँगा। और जैसे ही मैं अब यहाँ क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा इसको, ये देखिए यहाँ ऐड स्टूडेंट का बटन बन गया। अब यहाँ आपका जो URL बन रहा है नीचे, ये देखिए यहाँ स्टूडेंट का ऐड। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरे को फिर एरर देगा, क्योंकि आपने क्या करा है, एक स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल करा है, लेकिन वो ऐड फंक्शन तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे अपन ने इंडेक्स का बनाया था वैसे ही अपने को इस फंक्शन को वापस से कॉपी करना है और उसने अपने को उस फंक्शन के अंदर वापस से पेस्ट करना है जो मेरा कंट्रोलर था। ये जो मेरा इंडेक्स फंक्शन बंद हो गया यहाँ पे, इसके नीचे मुझे क्या करना है, मेरा ऐड वाला डालना है। अब ऐड के डालते ही अब यहाँ क्या, मैं जब ऐड पे डाल के रिफ्रेश करूँगा तो मेरा लेआउट आ जाएगा, मेरा लेआउट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने फंक्शन तो बना दिया लेकिन उसका लेआउट जो एडमिन का डिफ़ॉल्ट था उसको तो मैंने कॉल करा ही नहीं है। तो मैंने सेम लाइन यहाँ नीचे डाल दी। जैसे ही मैं यहाँ इस लाइन ये नीचे डालूंगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा मेरे पास ऐड का फॉर्म खुल जाएगा। अब ये फॉर्म कहाँ आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा था, बैंक वाले मॉड्यूल का जो टेम्पलेट फोल्डर था उसको मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही ये ऐड फंक्शन को कॉल करेगा तो अब ये यहाँ इस फोल्डर में ऐड की CTP को ढूंढेगा। ऐड की CTP अपन ने ऑलरेडी बैंक वाली यहाँ कॉपी पेस्ट कर रखी है, तो ये इसको यहाँ मिल गई। अब इस ऐड के अंदर अपन ने जो जो फॉर्म बना रखा है, वो जो लेआउट बना रखा है, वो अपने को यहाँ फ्रंट के ऊपर शो हो गया। ठीक है। उसके बाद में अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई नया फील्ड बनाना है, नया कुछ और कुछ ऐड करना है, वो आप सिंपल यहाँ अपने इस फॉर्म के अंदर ऐड करिए। ये जो फॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि ये जो हेल्पर होता है कि PHP का, इसके थ्रू अपन यहाँ फॉर्म के वो बना रहे हैं। ये आप सिंपल इनपुट टाइप बना रहे हो। अगर मेरे को सेलेक्ट बॉक्स बनाना है तो सिंपल आप जो नॉर्मल HTML में बनाओगे तो आपको सेलेक्ट टैग लिखना पड़ता है, उसके अंदर ऑप्शंस डालने पड़ते हैं। केक में ऐसा नहीं होता। केक में मतलब इसको थोड़ा सा इजी कर दिया, अपने को सिंपल यहाँ पे जो इनपुट वाला है कोड है उसी को पेस्ट करना है, आपको टाइप यहाँ इसका सेलेक्ट देना है, और ऑप्शंस जो मेरे ऑप्शंस आप 1 by 1 लिखते थे वो आप यहाँ सिंपल एरे के अंदर भी पास कर सकते हो। तो ऐसे आपका यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स बन जाएगा। जैसे ये मैंने फर्म कर रखा है, फर्म से मैंने क्या कर रखा है, मेरी एक टेबल थी जिसमें मैंने सारी की सारी फर्म डाल रखी है, वो मैंने वहाँ कंट्रोलर के ऊपर फाइंड करी और उसको यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स में दिखा दिया। अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, ये आपका यहाँ मैंने फॉर्म बनाया कि मेरी जो फर्म है वो आ जाए। अब यहाँ पे मेरा जो सिलेक्ट बॉक्स है वो मेरा यहाँ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बैंक वाला जो कंट्रोलर है
एक बार मैं उसको वापस से ओपन कर रहा हूँ। स्टूडेंट कंट्रोलर पे गया मैं और ऐड के ऊपर मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मैंने क्या करा, ये ऐड के ऊपर ये चीज़ डाल दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको किसी भी टेबल से डेटा फाइंड करना है या किसी भी मॉडल से डेटा फाइंड करना है, तो उस मॉडल को सबसे पहले अपने को लोड करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको एरर दे देगा कि आपने जो क्वेरी यहाँ लिखी है मुझे पता नहीं चल पा रहा है, मैं ये फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे डेटा कहाँ से निकालना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लोड मॉडल करवाया, तो अब ये क्या होगा, लोड मॉडल फर्म का मतलब क्या है, एक मॉडल बना रखा है मैंने फर्म के नाम से, और उसके अंदर जो मेरे डेटाबेस में फर्म की टेबल है उसको मैंने लिंक कर रखा है। तो अगर मैं एक वो दिखाना चाहूँ आपको, तो मैं वापस से SRC में गया, मेरा मॉडल में टेबल के अंदर अगर मैं फर्म टेबल को दिखाऊँ आपको, तो ये मेरी फर्म टेबल। यहाँ देखिए, जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए सेम ऐसे ही मैंने जो क्लास बनाई, ऐसे ही मैंने मॉडल की क्लास बनी हुई है मेरी फर्म टेबल। एक्सटेंड किसको करेगी, आपकी टेबल को। उसके बाद में आपका डॉलर पब्लिक नेम, या आप नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आप अपनी टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस इनिशियलाइज जो फंक्शन है उसके अंदर आपने जो टेबल बनाई उसी को आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अभी अगर जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स के नाम से कोई मॉडल बनाना होता, तो मैं क्या करता, मैं सिंपल सबसे पहले जो मेरा फर्म वाला जो टेबल है मैं उसको यहाँ से कॉपी करता, इसको पेस्ट करा मैंने। जो फर्म वाला कॉपी करा था उसको मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ मुझे इसको हटाऊँगा कॉपी को मैं, और यहाँ मैं स्टूडेंट लिखूँगा। स्टूडेंट, अब ये टेबल जो है इसको आपको हटाना नहीं है, ये इसका डिफ़ॉल्ट एक्शन है। ऐसे आपके स्टूडेंट का मॉडल क्रिएट हुआ। अब मुझे वापस से इसको एडिट करूँगा मैं, क्योंकि मैंने अभी केवल इसका नाम चेंज करा है, इसकी क्लास को अंदर चेंज नहीं करा है। तो यहाँ मैं सिंपल वही नाम डालूँगा जिस नाम से मैंने टेबल बनाई थी, सॉरी ये मॉडल बनाया था, मैंने स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे। इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मुझे इस स्टूडेंट मॉडल से मुझे अगर स्टूडेंट टेबल लिंक करनी होगी, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करूँगा डेटाबेस पे, टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से, और उस टेबल को मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब मुझे जहाँ जहाँ भी इस टेबल स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं सिंपल इस स्टूडेंट मॉडल को लोड करवा लूँ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप लोड करवाओ मॉडल को, तो आपको आगे टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिंपल अपनी क्लास का नाम लिखना होता है। अभी जैसे मैंने आपको फर्म वाले पे दिखाया, मुझे यहाँ पे फर्म वाली टेबल को यूज में लेना था, तो मैंने यहाँ फर्म टेबल नहीं लिखा है, मैंने केवल उस क्लास का नाम लिखा है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, मुझे टेबल से डेटा फाइंड करना है। तो डेटा फाइंड मुझे किस फॉर्म में करना है, लिस्ट फॉर्म में करना है। तो लिस्ट के लिए क्या होता है, सिंपल आपकी क्वेरी होती है $this, जिस भी मॉडल से आपको डेटा फाइंड करना है वो, उसके बाद में फाइंड, यहाँ लिस्ट निकालनी है, मुझे लिस्ट निकालनी थी तो मैंने यहाँ लिस्ट लिखा। अगर मुझे मेरा कंप्लीट डेटा टेबल से निकालना होता तो मैं यहाँ ऑल लिखता, तो ये मुझे कंप्लीट डेटा दे देता एरे की फॉर्म में। अभी मुझे लिस्ट निकालनी है तो मैं लिस्ट की यहाँ लिखूँगा, तो ये मेरे को लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। ऑर्डर बाय मुझे जिस भी फॉर्म में करना है वो ऑर्डर, और उसके बाद में एरे, 2 एरे, मतलब मल्टीपल्स डेटा अगर आपको टेबल से निकालना है तो आप यहाँ 2 एरे लगाओगे। अगर आपको सिंगल डेटा निकालना होता है तो क्वेरी के थ्रू, तो आप यहाँ फर्स्ट लिखोगे, तो ये आपको सिंगल रिकॉर्ड देगा टेबल से। और अगर आप यहाँ 2 एरे कर देते हो तो आपको ये क्या करेगा, आपको कंप्लीट डेटा देगा टेबल की फॉर्म में। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो मैं जो क्वेरी जो मैंने लिखी है वो मेरे को एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं है, जो मेरा डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ इसको सिंपल मैंने बताया था कि PR, मतलब किसी भी एरे को प्रिंट करने के लिए आपको केक PHP में PR यूज में लेना होता है। फिर आपका जो कोष्ठक हो गया, उसके बाद में डॉलर, और जो वेरिएबल जो मैंने ऊपर बनाया था वो। अब इसको मैं जैसे ही ब्राउज़र के ऊपर रन करूँगा तो ये मुझे क्या कर रहा है, ये देखिए, ये मुझे जो मैंने डेटाबेस में मेरी जो फर्म डाल रखी थी उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी। और अगर मैं यहाँ लिस्ट ना निकाल के अगर मुझे पूरा डेटा निकालना होता तो मैं यहाँ क्या करता, मैं फाइंड ऑल कर देता, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे पूरा का पूरा डेटा मेरी एरे की फॉर्म में दे देगा। ये देखिए,
कंप्लीट डेटा इसने जो टेबल में जो मैंने हायरार्की बना रखी थी, जो मैं टेबल है मेरी, यहाँ अगर मैं फर्म टेबल आपको दिखाऊं, तो जैसे ही मैंने यहाँ टेबल फर्म के ऊपर क्लिक करा तो ये मेरे को क्या देखिए, आईडी हो गया मेरा, फर्म कोड हो गया, नेम हो गया, पैन कार्ड, जीएसटीएन, मैंने ये फर्म कब डाली थी और उसका स्टेटस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डेटाबेस में थी मेरे पास में। अब मुझे लिस्ट निकालनी थी। लिस्ट क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जो बैंक रजिस्टर कर रहा था, जो मैंने पुराने अभी जो पहले वाले मॉड्यूल में दिखाया, वो मेरे फर्म के अंडर रजिस्टर हो रहा था। इस वजह से मुझे यहाँ पे लिस्ट निकालने की ज़रूरत थी। अब लिस्ट में मुझे इतना डेटा तो चाहिए नहीं, मुझे सिंपल उसकी आईडी चाहिए और उसका नेम चाहिए। तो मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अगर मुझे कंप्लीट डेटा चाहिए होता तो मैं ऑल कर देता। अब यहाँ देखिए, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश वापस से लिस्ट करता हूँ, ये लिस्ट आ गई मेरे पास। अब ये लिस्ट आपके पास यहाँ इस एक्शन के ऊपर अवेलेबल हुई है, अभी ये आपकी इस फाइल के ऊपर नहीं गई है। तो आपको जो भी डेटा आपके पास आया है किसी क्वेरी के थ्रू, अगर आपको उस फाइल के ऊपर, उस फाइल का मतलब इस एड वाली जो फाइल आपने बना रखी है, अगर उसके ऊपर उसको भेजना है तो आप यहाँ लिखोगे $this सेट, आपका जो वेरिएबल है वो यहाँ पे, और आपको किस नाम से भेजना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए मैं एक बार के लिए, अगर आप इसको सेट करके भेज रखा है मैंने, अगर मैं इसको कोड को यहाँ दिखाऊं तो देखिए, जो लिस्टिंग अपन ने वहाँ देखी थी ना, वो लिस्टिंग मुझे यहाँ मिल गई है, क्योंकि मैंने ये एरे सिंपल यहाँ डॉलर ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने यहाँ पास कर दिया। ये जो एड फाइल है मेरी, यहाँ डॉलर फर्म में पास कर दिया। अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस स्टूडेंट कंट्रोलर में जाता हूँ और इस वाली लाइन को मैं कमेंट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको कमेंट करा और अब मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ कोई भी लिस्टिंग शो नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो मैंने ये फंक्शन बनाया था, यहाँ मुझे डेटा तो मिला है। अगर मैं इसको यहाँ पे PR करूँगा तो वो डेटा तो मुझे शो कर देगा, लेकिन जो वेरिएबल मैंने यहाँ क्रिएट करा है, जिस वेरिएबल में मैंने ये डेटा स्टोर करा है, वो वेरिएबल अभी मेरा इस फंक्शन तक ही सीमित है। अभी मैंने उस फाइल के ऊपर नहीं भेजा है। तो फाइल के ऊपर अब भेजने के लिए अपने को ये सिंपल लाइन ये लिखनी होती है, $this सेट, और आपका जो वेरिएबल नेम वो, और जिसमें आपको भेजना है। अब जैसे मान लीजिए फर्म है, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके अगर मैं यहाँ इसको विष्णु कर दूँ तो क्या होगा? अब क्या होगा, जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ना, तब भी मुझे डेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने क्या कर रखा है, यहाँ डेटा भेजा है किस फॉर्म में, विष्णु के फॉर्म में। और जब आप यहाँ एड के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो आप यहाँ आपका वेरिएबल क्या है, फर्म है। यहाँ वेरिएबल आपका फर्म लिखा हुआ है, इस वजह से आपको लिस्टिंग मिली नहीं। तो जो वेरिएबल आप यहाँ कंट्रोलर से सेट करके भेजोगे, वही वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पास करना होता है। अगर मैं अब यहाँ इसको सिंपल वो वेरिएबल कर दूँ जो मैंने उस कंट्रोलर में बनाया है, तो अब मुझे क्या वो लिस्टिंग मिल जाएगी वहाँ पे। मैंने पेज को रिलोड करा और मैं यहाँ सिंपल क्लिक करा तो वो लिस्टिंग मुझे मिल जाएगी, क्योंकि उस वेरिएबल में जिस पे मैंने ये भेजा था डेटा, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अब ये एक तरीका तो ये हुआ डेटा सेट करके भेजने का। अब आप ये चाहते हो कि सर मैं तो मतलब यहाँ 2 वेरिएबल में डेटा भेजना नहीं चाहता, जिस वेरिएबल को मैंने यहाँ बनाया है उसी को मैं एज इट इज़ यहाँ पास करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल यहाँ आप लिखोगे कॉम्पैक्ट, उसके बाद में आपको यहाँ लिखना होता है, इसको आप बंद करोगे। अब यहाँ आपको 2 वेरिएबल पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। जो वेरिएबल आपने यहाँ ऊपर लिखा है वही वेरिएबल यहाँ आप सिंपल सिंगल पास कर दो। ये यहाँ अब क्या होगा, ये यहाँ ये वेरिएबल उस फाइल में ऑटोमेटिक डॉलर फर्म के साथ क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको वापस Ctrl+Z करा और सेव करके चलाया, तो यहाँ वो लिस्टिंग मुझे अब वापस से शो होने लग जाएगी। ये होता है आपका $this सेट क्या करता है, $this कॉम्पैक्ट क्या करता है। मतलब अगर मैंने कोई कंट्रोलर पे डेटा निकाला तो उस कंट्रोलर के जो एक्शन से मुझे उस फाइल के ऊपर उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ देख सकते हो। उसके लिए मुझे $सेट
कॉम्पैक्ट लगाना है अगर मुझे सिंगल वेरिएबल में भेजना है, और अगर मुझे किसी दूसरे वेरिएबल के नाम से भेजना है तो फिर मैं यहाँ से इसको हटा के, और जैसा मैंने पहले आपको बताया आप सिंपल उसको वैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं इसको एडिट बनाने जाता तो क्या होता, मैं एडिट के लिए एडिट का लिंक बनाता तो फिर मैं जैसे ही उस पर क्लिक करता तो ये मुझे बोलता कि आपने एडिट का एक्शन कंट्रोलर में नहीं बनाया है। तो मैं सब फिर उसको एक्शन को एडिट में कॉपी पेस्ट करता उस कंट्रोलर के अंदर, वहाँ फिर मैं उसका वो जो व्यू बिल्डर वाली लाइन है वो पेस्ट करता, उसकी एक CTP फाइल क्रिएट करता और वहाँ अपना कोड करता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको एड फॉर्म बता रहा हूँ, किससे, इसी ब्रांच से ही बता रहा हूँ। मैं स्टूडेंट वाले मॉड्यूल को केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना के दिखाया। अब मैं आपको एक बार ब्रांच मैनेजर में, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपका सारा सब कुछ ऐड एडिट डिलीट सब कुछ बना रखा है, सॉरी बैंक मैनेजर में, तो मैं आपको वहीं से वो सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल मेरे बैंक मैनेजर पे गया, यहाँ देखिए यहाँ मैंने ऐड बैंक करा। ये फॉर्म सिंपल आपने जो देखा अभी, ये जो ऐड वाला, अब मैं इनको वापस बंद कर देता हूँ एक बार, सारी फाइलों को एक बार मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं बैंक वाले मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो मुझे यहाँ पे बैंक का जो कंट्रोलर है मैं उसको ओपन करूँगा सबसे पहले, क्योंकि कंट्रोलर पे ही तो मैं अपना कोड है उसको मतलब एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो मैंने बैंक कंट्रोलर यहाँ ओपन करा। उसके बाद में मुझे क्या करना है, एक मॉडल बैंक का जो मैंने बनाया था उसको मैंने एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाने के लिए। तो मैंने एक मॉडल जो बना रखा था बैंक के लिए वो मॉडल ओपन करता हूँ यहाँ पे। और एक आपका क्या होता है, मॉडल हो गया, कंट्रोलर हो गया, और आपका यहाँ पे हो गया व्यू को अपन केक 3 में बोल रहे हैं टेम्पलेट। तो अपन यहाँ पे वापस से SRC पे गए, मैं टेम्पलेट के अंदर गया, एडमिन सेक्शन में गया, और ये मेरा बैंक वाला मॉड्यूल, यहाँ ये मेरी सारी फाइलें बनी हुई हैं जो मुझे इस मॉड्यूल में काम में आ रही है। अब यहाँ ये जो ऐड वाला फॉर्म है, ऐड वाला फॉर्म मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा कि कैसे आप फॉर्म बनाओगे। फॉर्म मतलब आप, अब ये आपके ऊपर मतलब निर्भर करता है कि आप मतलब सिंपल HTML में बनाना चाहते हो या मतलब केक PHP फॉर्म हेल्पर की मदद लेके मतलब फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो। मैंने यहाँ को केक PHP पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने केक PHP की से मतलब ये फॉर्म डिजाइन करा है। अब यहाँ देखिए सेलेक्ट बॉक्स हो गया। अगर मुझे इनपुट टाइप बनाना होता तो मैं यहाँ सिंपल ये मैंने इनपुट टाइप बना रखा है। ऐसे ही मैं जितने फील्ड मुझे चाहिए होते हैं उतने में मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, और जितना मुझे फॉर्म बनाना है उस फॉर्म में जितने फील्ड बनाने हैं वो मैं सारे ऐसे ही क्रिएट कर लूँगा इसमें। अब बात आती है कि यहाँ जब मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा। अब यहाँ अपन ने एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि केक PHP में क्या होता है, जो फाइल पे आप जो फाइल कॉल करवाते हो, जब आप उसका कोई रेस्पॉन्स भेजोगे वापस, तो आपको उसी एक्शन के ऊपर वापस से हिट करता है, उसी एक्शन पे वो वापस जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इस फॉर्म को भर के वापस अगर ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये मुझे लेके जाएगा उसी बैंक कंट्रोलर में ऐड फंक्शन के ऊपर। तो अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक बार गया और ये बैंक कंट्रोलर मेरा यहाँ रखा हुआ है, यहाँ जो ऐड है। अब यहाँ देखिए यहाँ अपन ने लिखा हुआ है $this request is post। इज पोस्ट क्या काम कर रहा है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो भी मेरा डेटा फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड के थ्रू आ रहा है वो मेरे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर चलेगा। इस वजह से अपन पोस्ट मेथड को यूज में ले रहे हैं। इतना तक कोड है। इसके लिए मुझे जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे इस फंक्शन की पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पोस्ट का आपको मेथड तब यूज में लेना है जब आपको अपना डेटा डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है फॉर्म के थ्रू तो ही आप पोस्ट यूज में लोगे, अदरवाइज सिंपल आप अपना फंक्शन क्रिएट करो, अपनी CTP बनाओ और अपना काम करो। अब यहाँ जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ वापस बैंक के ऊपर गया, मैंने यहाँ से मेरी फर्म सेलेक्ट करी, बैंक मैंने डाला मान लीजिए ABC, अकाउंट नंबर में जो भी मेरे अकाउंट नंबर है वो मैंने पुट करा, IFSC कोड मैंने डाला, ओपनिंग बैलेंस मैंने एक फील्ड बना रखा था वहाँ 2000 रुपये डाल दिया, और ये मेरा सिंपल मैंने एक डेट पिकर लगा रखा है, वहाँ से मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली, आज की ऑटोमेटिक आ रही है सिलेक्टेड, या मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे यहाँ देखिए वापस से उसी ऐड के ऊपर लेके आ गया।
अब यहाँ ये जो आपका डेटा है ये आपको ऐसे मिला है इस फॉर्म में, एरे की फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस डेटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मुझे एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर, जहाँ मुझे उस डेटा को स्टोर करवाना है, और उस टेबल को एक मॉडल के साथ में लिंक करना है, और उस मॉडल को यहाँ पे लोड करवाना है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मेरा जो डेटा मेरे पास यहाँ आया है उसको मैं मेरी टेबल के अंदर स्टोर करवा सकूँ। तो अब अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊँ इसका, तो मैंने क्या कर रखा है, ये जो मेरी बैंक वाली जो टेबल है, ये टेबल मैंने ये देखिए यहाँ बना रखी है। मेरी फर्म की आईडी आ गई, नेम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, उसका आईएफएससी कोड आ गया, आपकी क्रिएटेड डेट आ गई, और आपका स्टेटस आ गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक एंटिटी क्रिएट करनी होती है। अब एंटिटी क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। एंटिटी का मतलब ये हुआ अपना कि जैसे मान लीजिए पहले कोर पीएचपी में अपने क्या होता था कि अपने पास जब भी कोई डेटा अपने को पोस्ट मेथड से मिलता था, तो अपने को क्या करना होता था कि अगर इंसर्ट की क्वेरी अपन डेटाबेस में लगा रहे हैं, तो अपने को इंसर्ट इनटू, फिर आपका जो टेबल नेम है कॉलम्स, उसके साथ में उसकी वैल्यू पास करनी होती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरी जो क्वेरी है वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। तो उसको केक पीएचपी में क्या हो गया, उस केक पीएचपी ने उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। एंटिटी का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये होगा कि अगर मैं $दिस, ये मेरा टेबल, और ये न्यू एंटिटी, अगर मैं इसको ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो ये जो मेरा वेरिएबल है $बैंक, इसमें क्या होगा कि मेरी जो मैंने टेबल बना रखी है, जो मैंने ये टेबल मेरे डेटाबेस में बना रखी है, उस टेबल्स में मेरे जितने भी फील्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो टेबल है, इस टेबल्स में मेरे पास जितने भी फील्ड्स हैं, तो उस वेरिएबल में इस जो जितने भी मैंने ये फील्ड बना रखे हैं उनकी एक मतलब प्रतिलिपि क्रिएट हो जाएगी, कि मतलब आपको वहाँ वन बाय वन फील्ड्स को इंसर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या होगा, फर्म आईडी, नेम, अकाउंट नंबर, ये सारे की सारी चीज़ें आपकी इस एंटिटी में आके स्टोर हो जाएंगे, सारे के सारे कॉलम। आपको वन बाय वन कॉलम को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आईडी लिखूँ मैं, फिर नेम लिखूँ, फिर क्रिएटेड लिखूँ। तो आप अगर मैं इस लाइन को देखूं तो यहाँ जो ये बैंक है, इस बैंक में ये मेरी टेबल एज इट इज़ आके यहाँ स्टोर हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल की जो एंटिटी मेरी बनी, इस टेबल की एंटिटी में मुझे मेरी वैल्यू को पास करनी है, मेरे को मेरा डेटा पास करना है। तो आपको अब यहाँ डेटा, जब आपकी एंटिटी यहाँ बन चुकी है, आपके सारे के सारे फील्ड्स आके इस एंटिटी में स्टोर हो चुके हैं, तो अब आपको यहाँ वन बाय वन डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वेरिएबल ज़रूर की को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ $दिस बैंक और पेज एंटिटी करोगे, उसके बाद में आपकी जो जिस नाम से आपने एंटिटी बनाई है वो पास करोगे, और आपका डेटा किस में आ रहा है, $दिस रिक्वेस्ट डेटा में आपका डेटा आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इस एंटिटी में जितने आपके फील्ड्स उस टेबल से उठ के आए थे, वो फील्ड्स की अगर आपका नेम, मतलब जो ये आपका नेम आ रहा है यहाँ पे, ये नेम अगर इस एंटिटी में मैच करते हैं, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उस डेटा को उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। मतलब अगर मैं आपको इसको पीआर करा के दिखाऊं अभी, यहाँ से मैं इसको डाई को हटा देता हूँ एक बार, मैंने डाई नीचे लगा दिया है। और अब मैं जाके अगर मेरे को ब्राउज़र पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसने क्या करा, जो आपका डेटा आया यहाँ पे, अब यहाँ क्या है, अपना फर्म आईडी है, तो अपने टेबल में भी फर्म आईडी बना हुआ था, वो उसकी एक मैंने एंटिटी क्रिएट करी। तो इसने क्या करा, फर्म आईडी के अंदर आपकी ऑटोमेटिक जो 3 वैल्यू आई उसको इसने असाइन कर दिया। ऐसे ही इसने क्या करा, नेम के अंदर इसकी जो वैल्यू नेम आई उसको असाइन कर दिया, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर को डाल दिया, आईएफएससी में आईएफएससी को डाल दिया, चेक अमाउंट में चेक अमाउंट को डाल दिया। जबकि मैंने यहाँ इनके लिए कुछ भी अलग से कोड नहीं लिखा है। मुझे वन बाय वन यहाँ पहले वैल्यू, पहले कॉलम, फिर वैल्यू, फिर कॉलम, फिर वैल्यू, कोमा लगा लगा के जैसे अपन कोर पीएचपी में कर रहे थे, वैसे अपने को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसने 2 लाइन में अपने टेबल के डेटा को ही इंसर्ट कर दिया।
तो एंटिटी का मतलब आपका यही हुआ कि मतलब आपका जो कॉलम है उसको आपकी जो न्यू एंटिटी से आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराओगे, पैच एंटिटी के थ्रू आप उन वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू को असाइन कराओगे। और आपको अगर डेटाबेस में डेटा को सेव करवाना है तो आपको सिंपल एक लाइन लिखनी होती है, $this, जिस भी टेबल में आपको सेव करवाना है उसका मॉडल नेम, मैं बैंक में सेव करवाना चाहता हूँ तो मेरा बैंक, उसके बाद में आपको सेव फंक्शन, और आपका जो आपने जो पेज एंटिटी करी थी, जिस भी वेरिएबल में आपने पेज एंटिटी को स्टोर करा है, आपको वो पेज एंटिटी यहाँ पास करनी होती है, आपका डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ इसको कोड को कमेंट करा सिंपल, और मैंने जैसे ही मैं इस पेज को यहाँ से रिलोड करता हूँ, ये देखिए बैंक हैज बीन सेव्ड। अगर मैं डेटाबेस में आपको यहाँ ले जाके दिखाऊँ, ये देखिए आपकी एंट्री यहाँ इंसर्ट हो चुकी है। मुझे क्या करना पड़ा डेटा के लिए, मुझे केवल यहाँ पे 2-3 लाइनें लिखनी पड़ी है। एक तो मुझे पेज न्यू एंटिटी क्रिएट करनी पड़ी, उसके बाद में मुझे एक पेज एंटिटी करनी पड़ी ताकि जो डेटा मेरे पास फॉर्म से आया है उसको मैं उस टेबल्स के फील्ड में असाइन कर सकूं, और एक लाइन मुझे सिंपल लिखनी पड़ी उसको सेव करवाने के लिए। मतलब 3 लाइनों से आपका डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया है क्विक पीएचपी के अंदर। ये हुआ आपका इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। उसके बाद में अगर मान लीजिए जो मैंने डेटा डाला टेबल में, अब मुझे एडिट भी करना है उसको। एडिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरी जो व्यू फाइल है उसके ऊपर मैंने एक एडिट का बटन क्रिएट करा। एडिट का बटन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एडिट का बटन क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं। सिंपल, आप जैसे नॉर्मल कोर पीएचपी में आप जैसे हाइपर लिंक बनाते थे, आप वैसे सिंपल एंकर टैग में हाइपर लिंक बना के भी अपना काम कर सकते हो, या केक पीएचपी का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक बनाने का जो हेल्पर है, जो फॉर्म हेल्पर है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ अपन कौन सा काम, फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, फॉर्म बनाने के लिए मैं फॉर्म हेल्पर काम में ले रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ देखा, अगर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे ये फॉर्म हेल्पर काम में ले रहा हूँ। अगर मुझे लिंक बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HTML जो मेरा हेल्पर है मैं उसको कॉल करवाऊँगा। लिंक बनाने के लिए आपने क्या करा, सिंपल यहाँ आपने टाइटल लिखा, जो इस बटन के ऊपर जो आपका ये एडिट लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका एडिट यहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ इसको चेंज करके अगर सिंपल ई कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे वैल्यू लिखी हुई आ रही है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, वो मेरा चेंज हो जाएगा ई। उसके बाद में अगर मैं यहाँ इसको वापस से Ctrl Z करता हूँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, आपका ये एरे है। अब इस एरे के अंदर आपको अपना एक्शन पास करना होता है। अगर आपको अपनी आईडी पास करनी है वो आईडी पास करो। अगर आपको अपनी कोई क्लास देनी है, इस बटन को डिज़ाइन करना है, तो आप सिंपल वो क्लास देके यहाँ पे अपनी CSS वगैरह भी इस क्लास के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ आपको लिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले तो आपको इस लिंक में ये बताना पड़ेगा कि इस लिंक को मुझे भेजना कहाँ है। कि मतलब अगर मैं इस एडिट बटन पे क्लिक करूँ, अगर मैं इस एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। तो मैंने अगर यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करना है तो मैंने इसको यहाँ बता दिया कि जब मैं अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ कॉल करना है कौन सा फंक्शन, एडिट फंक्शन। अब यहाँ आप देखोगे मैंने इसके अंदर ना कंट्रोलर का नाम नहीं डाला। तो कंट्रोलर का नाम मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप जिस मॉड्यूल के ऊपर हो तो केक पीएचपी बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसी ही कंट्रोलर के ऊपर वापस से हिट करवाएगी, वापस से आपको वहीं लेके जाएगी जहाँ पे आपने जिस मॉड्यूल को या जिस मैनेजर को या जिस कंट्रोलर को आपने ओपन कर रखा है। अभी यहाँ पे मेरा बैंक कंट्रोलर ऊपर चल रहा है, तो मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ कंट्रोलर दोबारा से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वापस से मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एडिट वाले एक्शन के ऊपर ही लेके जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड को एडिट करना है। अब मेरी टेबल में क्या है कि अगर मेरे पास 500 रिकॉर्ड हैं तो 500 रिकॉर्ड को मैं एक साथ तो एडिट करूँगा नहीं, मुझे वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड को एडिट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक आइडेंटिटी पास करनी पड़ेगी एडिट फंक्शन के ऊपर, जिससे मैं ये पता लगा सकूँ कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर आईडी का मुझे डेटा अपडेट करना है। तो यहाँ अपन ने क्या करा, यहाँ अपन ने जो अपना लूप चल रहा था जहाँ से अपन ने डेटा ये शो करवाया है, यहाँ जो डेटा शो करवाया है वहाँ अपन ने क्या करा, ये अपन ने यहाँ जो आईडी आ रही थी लूप में, वो सिंपल यहाँ पे अपनी आईडी
पास कर दी। अब इस आईडी को क्या करूँगा, जब ये मैं इस पर क्लिक करूँगा ना यूआरएल के ऊपर, ये देखिए जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए मुझे 31 आईडी मिल गई। इसने क्या करा, बैंक जो आपका कंट्रोलर है उसके ऊपर एडिट फंक्शन को कॉल करा और एडिट फंक्शन के ऊपर एक पैरामीटर पास कर दिया, क्या 31 जो मेरी आईडी है। अब मुझे क्या करना है, इस 31 को मेरे एडिट फंक्शन के ऊपर गेट करना है, एक क्वेरी चलानी है। वो क्वेरी मुझे को क्या करेगी, वो क्वेरी मुझे इस 31 का डेटाबेस से मुझे गेट करके देगी और उस डेटाबेस को से गेट करने के बाद मुझे उस डेटा में जो भी चेंज करना है वो मैं चेंजेज उस पर अप्लाई करूँगा, वापस से उसको क्या करूँगा डेटाबेस में सेव करवाऊँगा। अब ऐसे ही जैसे ही आपने इस पर एडिट पे क्लिक करा, ये सबसे पहले क्या हुआ, आपका एडिट कंट्रोलर के बैंक कंट्रोलर के ऊपर गया, उसने क्या करा, इस एडिट फंक्शन को कॉल करा। एडिट फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ देखिए जो आईडी आ रही है आपकी, आपको यहाँ सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है जिसके अंदर वो आईडी आपकी आके स्टोर हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ एक वेरिएबल पास कर रखा है तो मैं यहाँ सिंपल एक वेरिएबल बनाऊँगा। और मान लीजिए अगर मुझे एक आईडी भी पास करी थी मैंने और एक मैंने एक इसका नाम और पास कर दिया साथ में, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल यहाँ कोमा लगाऊँगा और उसके बाद में यहाँ मैं सेकंड पैरामीटर डाल दूँगा नेम। तो यहाँ ब्राउज़र के पास में जो फर्स्ट जो पैरामीटर आएगा वो फर्स्ट पैरामीटर मेरा इस आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और जो सेकंड मेरे पास पैरामीटर आएगा वो मेरा इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ वापस से। अब मेरे पास क्या हुआ, ये आईडी मुझे मिली यहाँ इस वेरिएबल के अंदर। अगर मुझे इसको पीआर करवा के इको करवा के देखना है, क्योंकि ये मेरे पास सिंगल वेरिएबल में स्ट्रिंग आ रही है, तो मैं यहाँ इसको सिंपल इको डॉलर और यहाँ जब मैं इसको आईडी को कॉपी करके और यहाँ डालता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, डाई लगाता हूँ एक बार के लिए आपको दिखाने के लिए। जैसे ही मैंने डाई लगा के और इस पेज को रिफ्रेश करा, ये 31 नंबर की जो आईडी थी ये मुझे यहाँ मिल गई। अब मुझे क्या करना है, इस 31 नंबर की जो आईडी है उसका मुझे डेटाबेस से फाइंड करना है। डेटाबेस से फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेरा जो मॉडल है उसको लोड करवाना पड़ेगा। लोड करवाने के लिए मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे लोड मॉडल बैंक डाला। ये फर्म, बैंक रजिस्टर, ब्रांच, इनको आपको अभी नहीं देखना है, ये मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ क्योंकि मैं बैंक मॉडल पे काम कर रहा हूँ। तो ये सिंपल मैंने बैंक मॉडल का मॉडल लोड करवाया। ये वाला कोड मैं यहाँ से एक बार इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में ये जो लिस्ट वाला था कि मुझे जो फर्म की लिस्ट गेट करनी थी, ये उसका कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, गेट करना है मेरे को डेटाबेस से किसका, इस 31 नंबर की आईडी का। अब अगर आप कोर पीएचपी की बात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल नेम वेयर आपकी आईडी क्या हो, 31 हो। यहाँ आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, $this, उसके बाद में आपका मॉडल नेम और सिंपल आपको फंक्शन कॉल करवाना है गेट। गेट के अंदर आपको क्या करनी है, जो भी आपको आईडी आपको मिली ब्राउज़र के थ्रू वो आईडी यहाँ पे पास करनी है। जैसे ही आप यहाँ आईडी पास करोगे आपकी टेबल का डेटा आपके इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। मैं पीआर करा के दिखा देता हूँ आपको। मैंने डाई लगाया, ये बोल रहा है मेरे को कॉल टू ए मेंबर फंक्शन फाइंड ऑन बूलियन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रखी है जिसको मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या करा है, उसका मॉडल लोड नहीं करवाया है। तो यहाँ देखो आप, बैंक वाला तो मॉडल मैंने लोड करवा दिया, लेकिन मैंने यहाँ फर्म का भी तो कोड लिख रखा है, फर्म से भी तो डेटा डाउन वो गेट कर रखा है। इस वजह से ये इसने बोला कि आपने फर्म का यहाँ पे क्वेरी तो लिख दी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा मॉडल की किससे गेट करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ फर्म डाल के वापस इसको मैं अगर रिलोड करता हूँ तो ये मेरे पेज को रन कर देगा। और ये देखिए $this आपका बैंक और जो गेट फंक्शन अपने साथ में कॉल करवाया उससे मुझे क्या मिला, जो डेटा मेरे को यहाँ टेबल में इंसर्ट था वो मुझे यहाँ एंटिटी के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मुझे यहाँ डेटा मिल गया। अब यहाँ मुझे मेरा जैसे ही मैंने एडिट करा
जो आईडी मुझे यहाँ मिली, मैंने गेट मेथड में यहाँ पास कर दिया। अब मुझे जो भी डेटा जो एडिट कर रहा था मैं, वो मुझे यहाँ मिल गया। अब एक बार मैं इसको हटा के ना वापस रन करता हूँ कोड को, तो अब ये क्या हो रहा है, जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा अपने पास में एडिट वाला फॉर्म खुल जाएगा इसका। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए जो एडिट में अपना जो वैल्यू अपन ने डाली थी ऐड करते टाइम, यहाँ ये डिटेल अपनी ऑटो फिल आ रही है। अभी अपन ने मतलब कुछ भी नहीं करा है यहाँ पे। तो अब अपने को क्या है, यहाँ जो अपन ने डेटा फाइंड करा गेट मेथड के थ्रू, ये मुझे वापस से उस फंक्शन उस फाइल के ऊपर पास करना पड़ेगा, तभी तो मैं वहाँ इसको ऑटो फिल दिखाऊँगा। अब मैं यहाँ जाके एक बार इसकी अगर एडिट फाइल ओपन कर लूँ, ये मैंने इसकी यहाँ एडिट फाइल ओपन कर ली। अब यहाँ जो सेम मेथड वो जो पहले अपन ने करा था, ये तो डेटा मुझे इस कंट्रोलर पे मिला। ये जो मेरा एडिट एक्शन है इसके ऊपर ये डेटा मुझे फाइंड हुआ है। अब मुझे इस डेटा को वहाँ भेजना पड़ेगा। तो वहाँ भेजने के लिए आपको सिंपल जो अभी अपन ने करा था सेट, जिस भी वेरिएबल में मुझे डेटा मिला उसको मैंने वापस से क्या करा, सेट करके और एडिट वाली फाइल के ऊपर मैंने इसको पास कर दिया। अब यहाँ जब आप डेटा पास कर रहे हो, यहाँ देखो अपना क्या है, जो अपन ने डेटा गेट करा, ये जो डेटा गेट करा अपन ने, अब मेरा पूरा का पूरा डेटा क्या आ रहा है, इस बैंक वाले वेरिएबल में सेव हो गया। यहाँ से अपन ने इसको यहाँ पास कर दिया। अब यहाँ देखिए जब मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ अपन ने क्या करा है, ये वेरिएबल डायनेमिक पास कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ ये डायनेमिक वेरिएबल पास करूँगा, मेरा डेटा यहाँ आ रहा है इस वेरिएबल के अंदर, तो ये जो फॉर्म है ये केक PHP का आपका ऑटोफिल हो जाएगा। ऑटोफिल कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपका डेटा इसमें यहाँ मुझे मिला, ये मेरे प्रोजेक्ट की मेरी एंटिटी थी, तो इसने केक ने अपने हिसाब से मतलब इस वेरिएबल से डेटा निकाल के अपने को खुद को मैनेज कर लिया। यहाँ जो मेरा वेरिएबल है, यहाँ से इसने फर्म आईडी निकाली और यहाँ जो आपकी फर्म थी उसको यहाँ सेलेक्टेड दिखा दिया। ऐसे ही यहाँ आपने जो टेबल वाला जो कॉलम बनाया, जो आपका उसमें एंटिटी में आ रहा है, उसी नाम से मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल बना रखा था, जो यहाँ पास कर रखा है मैं इनपुट टाइप नेम। तो यहाँ वो नेम और ये नेम दोनों आपस में मैच हो गए, इस वजह से यहाँ पे ये डेटा ऑटोफिल हो रहा है। अब अगर जैसे मान लीजिए मेरे डेटाबेस में मेरा कॉलम होता यहाँ नेम की जगह नेम्स, और मैं यहाँ नेम पास कर रहा हूँ वेरिएबल में वैल्यू, तो अब मेरा यहाँ डेटा मुझे ऑटोफिल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मैंने डेटाबेस में जो मेरा कॉलम है वो मेरा नेम से है, और यहाँ जो मैंने पास कर रखा है वो मेरा नेम्स पास कर दिया, तो आपकी वैल्यू मिसमैच हो गई। इस वजह से यहाँ डेटा आपको ऑटोफिल नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल अपन उसमें करते हैं HTML या PHP में। और यहाँ आपको जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, मान लो मेरी वेरिएबल में वैल्यू अगर नेम्स आ रही होती है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ ये मेरा जिस वेरिएबल में मेरी वैल्यू आ रही है वो, और यहाँ मैं सिंपल लिख देता नेम सॉरी, और यहाँ होता मेरा नेम्स। तब ये मुझे क्या करता, ऑटोफिल दिखाता। अगर मेरा ये वैल्यू यहाँ जो मैंने डाल रखी है वो वेरिएबल और जो मेरा डेटाबेस से आ रहा है वो सेम नहीं होता, तो अब मेरा सेम है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म एज इट इज यहाँ ऑटोफिल हो जाएगा। और ये मेरा वही फॉर्म है जो मैंने ऐड के ऊपर डाल रखा है, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करा उसको और एडिट के ऊपर डाल दिया। जो मेरे को नाम वगैरह चेंज करने थे वो सिंपल मैंने नाम चेंज कर दिए, जैसे एडिट बैंक हो गया, बस ये जो मुझे चीज़ें चेंज करनी थी। अब यहाँ से मैं जैसे ही इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वापस कहाँ लेके जाएगा, ये मुझे लेके जाएगा एडिट में पोस्ट वाले मेथड के अंदर, इस एडिट वाले पोस्ट वाले मेथड के अंदर लेके आएगा। अब यहाँ आपको वापस से वो डेटा मिल गया। अगर आप यहाँ PR करवाओगे, मैंने मान लो जो नेम मेरी वैल्यू आ रही थी, यहाँ जो ABC आ रहा था, अगर मैं इसको कर देता हूँ आंध्रा बैंक, और वापस से मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये वापस से मुझे पोस्ट के अंदर मेरा डेटा मिल गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखो एक चीज़ अपने को एडिट में ध्यान ये देना है आपको कि जब आप ऐड करने जाते हो ना कोई भी रिकॉर्ड, तो आपको क्या करना होता है, एक न्यू एंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है, जो अपन ने यहाँ पे कर रखी है। लेकिन एडिट में आपको न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं करनी। अगर आप न्यू एंटिटी क्रिएट करके अगर फिर डेटा सेव करवाओगे तो वो आपका टेबल में एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देगा।
उसको जो आप जिस आईडी के ऊपर अपडेट कर रहे हो उसके ऊपर अपडेट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मेरी 31 थी, तो अगर मैं न्यू एंटिटी करके यहाँ काम करूँगा एडिट में, तो ये 31 को अपडेट नहीं करेगा, ये 32 पर ये डेटा ले जाके सेव कर देगा, क्योंकि आप नई एंटिटी बना रहे हो, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो। तो यहाँ आपको न्यू एंटिटी नहीं करनी, यहाँ आपको जो डॉलर गेट आ रहा है इसमें आपको वो एंटिटी मिल गई जो आपको बनानी थी, इसमें सारे वेरिएबल आ रहे हैं आपके। तो सिंपल आपको क्या करना होता है, जो आपका गेट मेथड से जो वेरिएबल आया उसको आपको यहाँ पेज एंटिटी में सिंपल पास कर दो, और डेटा आपका डॉलर दिस रिक्वेस्ट डेटा में आ ही रहा है। तो जैसे ही आप इसको अपडेट करोगे आपका डेटा 31 नंबर की आईडी के ऊपर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ ही अपने पास एरर आ रही है 78 नंबर लाइन पर। अच्छा, इस वाले कोड को मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 2 टेबल में डेटा इंसर्ट करवा रहा था, अभी मैं सिंगल टेबल में करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी इसको रिलोड करा, ये देखिए मैंने एबीसी बैंक था उसको आंध्रा बैंक करा, तो इसने क्या करा, वहाँ पे इसको आंध्रा बैंक को इसने अपडेट कर दिया। आपका एडिट हो गया, ऐड हो गया। अब बात आती है व्यू की, कि अपन व्यू कैसे बना रहे हैं यहाँ पे। अब आपका जो भी डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हुआ वो आपको कहाँ मिलेगा, आपके जो कंट्रोलर है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फाइल कॉल होती है, आपकी index.ctp कॉल होगी या इंडेक्स फंक्शन कॉल होगा मेरे कंट्रोलर के अंदर। तो ये जो आपका डेटा यहाँ जो ये शो हो रहा है ये आपकी इंडेक्स फाइल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स फाइल के ऊपर सबसे पहले डेटाबेस से डेटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ही तो मैं शो कराऊंगा। तो डेटा मुझे फाइंड करने के लिए आपको मैंने क्वेरी बताई थी पहले जब वो फर्म वाला अपन डिस्कस कर रहे थे, $this आपका मॉडल नेम, जिससे भी आपको डेटा फाइंड करना है वो। अगर मुझे कंप्लीट डेटा निकालना है तो मैं यहाँ ऑल लिखूँगा, अगर मुझे लिस्ट निकालनी होती तो मैं यहाँ लिस्ट लिखूँगा। कंटेन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ कोई बिलोंग्स टू वगैरह या जॉइंस काम में ले रखा है, इस टेबल के साथ में मुझे अगर किसी दूसरी टेबल का भी डेटा फाइंड आउट करना है जिसका रिलेशन मेरा बैंक वाली टेबल में बना हुआ है, तो मैं यहाँ उसको कंटेन कर सकता हूँ। तो मुझे फर्म का डेटा इसके साथ में चाहिए था, तो मैंने क्या करा, कंटेन कर दिया किसके साथ, फर्म के साथ। ऑर्डर जो आपको अगर लेटेस्ट वाला ऊपर टॉप पे चाहिए जो या मैंने जो सबसे पहले डाला वो मुझे टॉप पे चाहिए, नेम वाइज करना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से उस मतलब आप डेटा का ऑर्डर सेट करोगे। और टू एरे का मतलब ये हो गया कि जो भी डेटा मेरे को यहाँ चाहिए वो आपको एरे की फॉर्म में मिलेगा। अगर मुझे मेरा डेटा प्रिंट करवा के देखना है तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे पीआर करके भी चेक कर सकता हूँ कि जो क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, मुझे मेरा डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये देखिए यहाँ अपने को जो जो अपन ने डेटा फेच करा है टेबल का कंप्लीट, वो मुझे यहाँ एरे की फॉर्म में मिल गया है। इसको मैंने यहाँ से सेट करके भेजा मेरी index.ctp फाइल के ऊपर। और यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ मैंने सिंपल आपका फॉर ईच लूप लगाया, और इस एरे से मुझे जो जो डेटा निकालना था वो डेटा मैंने यहाँ से निकाल के और मेरी जो टेबल है उसके ऊपर मैंने यहाँ शो करवा दिया। ये देखिए अगर मैं यहाँ से इसको अगर हटा दूंगा तो मेरा कंप्लीट डेटा यहाँ से हट जाएगा। ब्लैंक हो गया मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ से जो डेटा मैं वहाँ से सेट करके लेके आया था, जो मैंने PHP का कोड लिखा वो मैंने यहाँ से हटा दिया, इस वजह से वो डेटा हट गया। अब मैं वापस पुट करके अगर रीलोड करता हूँ तो मुझे मेरा डेटा वापस शो हो जाएगा। तो ऐसे आप मतलब एक मैनेजर अपना क्रिएट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। सिंपल कि ये सबसे पहले आपने यहाँ जाके एक आइकन बनाया, फिर जैसे उस पर क्लिक, वहाँ कंट्रोलर का नाम डिफाइन करा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वो आपको कंट्रोलर बनाने के लिए बोलेगा, आप कंट्रोलर बनाओगे। कंट्रोलर फोल्डर में जाके फिर उसके अंदर एक एक्शन बनाओगे इंडेक्स नाम से, उसकी फिर आप जाके टेम्पलेट के अंदर एक मतलब व्यू क्रिएट करोगे, उसका index.ctp फाइल बनाओगे। वहाँ पे जब आपको टेबल में डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे अपना मॉडल बनाओगे, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करोगे। उसके बाद में जब आपको अगर ऐड करना होगा तो आप अपना फॉर्म क्रिएट करोगे, पोस्ट करोगे उसको। वहाँ डेटा के लिए आप सबसे पहले एक नई एंटिटी बनाओगे,
उसके बाद में पेज एंटिटी करोगे, उसको डेटाबेस में सेव करोगे। एडिट के लिए आप अपनी आईडी पास करोगे, उसके बाद में उसको मेथड के ऊपर गेट करोगे जो आपका एडिट मेथड है। वहाँ आप फिर गेट करने के बाद सेट करके डेटा भेजोगे, जो चेंज करना है आपको वो करोगे, उसके बाद में अपडेट करोगे। अपडेट होने के बाद जो भी डेटा है वो आपका यहाँ आपकी index.php के ऊपर आपको वो डेटा मतलब फाइंड करना है और यहाँ अपने को शो करवाना है। तो एक तरीके से आपका बेसिक कंसेप्ट एक सिंगल मैनेजर कंप्लीट हो गया, जिसमें अपन ने एक ऐड करा, एडिट करा और उसका व्यू दिखा दिया। अब यहाँ देखिए एक चीज़ अपने पास ये स्टेटस आ रहा है अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का। अब यहाँ देखिए ये दो आ रहे हैं अनअप्रूव्ड और ये बाकी के आ रहे हैं अप्रूव्ड। अब ये क्या सिस्टम है कि मैंने क्या कर रखा है, यहाँ डेटाबेस में ना एक कॉलम बना रखा है, ये स्टेटस वाई 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 और एन। अगर मेरा स्टेटस वाई होगा मतलब वो अप्रूव्ड होगा, अगर मेरा स्टेटस यहाँ एन हो रहा है मतलब वो अनअप्रूव्ड होगा। अब इसका अपने को प्रोजेक्ट में क्या यूज होता है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी बैंक के साथ डील कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या कर रखा है, मेरा अकाउंट किसी बैंक में खुलवा रखा है और मैं उससे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मेरे बिजनेस के अंदर। इन फ्यूचर मान लीजिए वो बैंक बंद हो गया है या मैंने किसी दूसरे अकाउंट से मुझे ट्रांजैक्शन करना है और जो पहले वाला बैंक है उसके साथ में मुझे अपना ट्रांजैक्शन मतलब स्टॉप करना है या मैंने अपना अकाउंट वहाँ बंद करवा दिया। अब ये वाले जो बैंक हैं मुझे आगे मॉड्यूल में कहीं काम में नहीं लेने, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ जाके इसका स्टेटस अपडेट कर दूँ। अभी जैसे मैंने एडिट के टाइम पे आपको दो चीज़ें बताई थी कि आप यहाँ से मल्टीपल्स पैरामीटर भी पास कर सकते हो एक साथ। अब यहाँ स्टेटस वाला जो अपना फंक्शन है इसमें देखिए दो चीज़ें पास करी है अपन ने, एक तो आईडी पास करी है और एक स्टेटस पास करा है। पास कैसे करा अपन ने, ये मेरी index.ctp फाइल है, यहाँ जो स्टेटस आ रहा है मेरा ये देखिए अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। यहाँ मैंने दो चीज़ें पास करी सिंपल, एक तो होगी सर्विस आईडी आपकी। सर्विस मेरा क्या है, सर्विस मेरा वेरिएबल है जो मैंने फॉर लूप के अंदर लगाया था। वहाँ से मैंने एक तो इसकी आईडी टेबल की और एक उसका स्टेटस यहाँ से पास कर दिया। अब आपको मल्टीपल पैरामीटर पास करने हैं तो आप यहाँ कोमा लगाते जाओ और आगे उसकी वैल्यू रखते जाओ। अब मान लो मुझे एक वेरिएबल यहाँ और पास करना होता तो मैं यहाँ कोमा लगाता सिंपल और इसको यहाँ से मान लीजिए कॉपी करता, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ एक नाम चेंज कर दिया, दूसरा मान लीजिए नेम मुझे भेजना था। तो अब ये क्या करेगा, ये देखिए अगर आप यहाँ देखोगे ना थोड़ा सा, मैं जैसे ही इसके ऊपर होवर करूँगा ना, ये नीचे जो आपका एक URL बन रहा है, ये नीचे अब यहाँ पे एक URL बन रहा है। यहाँ अपने 3 पैरामीटर हो गए, एक तो हो गया 31, उसके बाद में /y/आंध्रा बैंक, मतलब यहाँ 3 पैरामीटर हो गए। ऐसे आप मल्टीपल्स कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हो। अब मैं जैसे ही इसको अप्रूव करने जाऊँगा ना, ये मुझे यहाँ मैं आया, यहाँ मैंने जैसे यहाँ पे जैसे मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। अब आईडी वाले वेरिएबल में मुझे आईडी मिल जाएगी। इसको मैं एक बार वापस Ctrl+ कर देता हूँ। और स्टेटस वाले वेरिएबल में मुझे मेरा स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ फिर मैंने क्या कर रखा है, सिंपल मैंने टेबल को अपडेट करवाया है। अपडेट वाला सेम वही मेथड था जो आपका गेट मेथड अभी अपन ने यूज में लिया था अपडेट के लिए। जो मुझे आईडी मिली उस आईडी से सबसे पहले मैंने डेटा गेट करा। अगर मेरे पास स्टेटस वाई आता है तो मुझे उसको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो मैंने यहाँ स्टेटस वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल को इसके साथ में अटैच करके इसको डेटाबेस में सेव करवा दिया। अगर इसका उल्टा होता, अगर मेरे पास में यहाँ एन आता तो मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन करी वाई और उसको यहाँ पे मैंने क्या करा, सेव करवा दिया टेबल में, तो मेरा स्टेटस चेंज हो गया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे एडिट का एक आइकन बना हुआ है वैसे ही मुझे एक डिलीट का आइकन बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे डिलीट वाले फंक्शन को कॉल करे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक बटन बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरा TD था, मैंने सिंपल इसको कॉपी करा और यहाँ मैंने इसको वापस से पेस्ट कर दिया। इसी एक TD के अंदर मैं दोनों बटन ले लेता हूँ ताकि मेरे को अलग से TD नहीं बनाना पड़ेगा इसका। अब जैसे ही ये एडिट है, ये टाइटल है मेरा, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। मुझे डिलीट क्या करना है, मुझे टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना है 1 by 1। तो मैं इसके साथ में एक आईडी पास कर दूंगा इसकी। ये मेरा डिलीट का बटन बन गया। अब यहाँ देखिए नीचे जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये अभी भी मेरे को एडिट के ऊपर लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है वो तो चेंज कर दिया, लेकिन अभी मैंने इसका एक्शन चेंज नहीं करा। तो मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे डिलीट का एक्शन लिख दिया और आईडी मेरी यहाँ से पास हो ही रही है मेरी टेबल की, जिसको मुझे डिलीट करना है।
अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करा, ये मुझे क्या लेके जाएगा, डिलीट बैंक में डिलीट वाले फंक्शन के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अभी डिलीट मैंने बना नहीं रखा है, तो यहाँ पे इसने डिलीट फंक्शन के लिए बोला मेरे को। मैंने यहाँ से इसको सिंपल कॉपी करा, मेरा बैंक कंट्रोलर में गया मैं। यहाँ मुझे क्या करना पड़ा, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, एडिट वाले के नीचे ले लेता हूँ मैं इसको, यहाँ ले लेता हूँ स्टेटस के नीचे। अब सबसे पहले मुझे क्या करनी है, जो मेरी आईडी यूआरएल के ऊपर आ रही है जिसको मुझे डिलीट करना है, उसको मुझे यहाँ गेट करना पड़ेगा। गेट करने के लिए मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे $ID एक वेरिएबल ले लिया। अब इस फंक्शन में जैसे ही मैं इसको इको कराऊंगा, ये आईडी मुझे यहाँ मिल जाएगी। $31 मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, उस 31 के जो डेटा आया है उसको मुझे डिलीट करना है। सबसे पहले तो मेरे को डेटा फाइंड करना है। अभी तो मेरे पास केवल आईडी आई है, तो डेटा फाइंड करने के लिए सिंपल मुझे क्या करना है, गेट मेथड कोड में कॉल करना है, क्योंकि गेट से मुझे पर्टिकुलर आईडी का डेटा मुझे मिल जाता है। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे PR करूँगा, मुझे इस गेट मेथड का से जो डेटा आया इस बैंक का, वो मुझे यहाँ एरे की फॉर्म में सॉरी उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मुझे यहाँ डेटा मिल जाएगा, जो मेरी एंटिटी है। ये आ गया मेरे पास में डेटा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ इसको डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए आप फंक्शन कॉल करोगे इफ़, या अगर इफ़ नहीं लगाऊँ तो मैं यहाँ सिंपल कॉल कर सकता हूँ $this। कौन से मॉडल से मुझे करना है, बैंक से मुझे करना है। यहाँ जैसे सेव के लिए आपका सेव फंक्शन, डेटा गेट करने के लिए आपका गेट फंक्शन, ऐसे ही डिलीट के लिए आपका हो गया डिलीट फंक्शन। यहाँ मैंने इसको सेमीकोलन लगाया और ये क्या करा, ये जो मेरा डेटा आया इसको मैंने सिंपल यहाँ पास कर दिया। अब क्या होगा, ये डिलीट जैसे ही मैंने इसका एंटिटी को यहाँ पास करा, जो रिकॉर्ड आया, तो ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को पर्टिकुलर यहाँ से डिलीट कर देगा टेबल से। जैसे ही डिलीट हो, मेरे पास क्या हो, एक नोटिफिकेशन आए जो मुझे बताए कि मतलब मेरा जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है और मेरे को इंडेक्स पेज के ऊपर ले जाए। तो अब क्या करा, यहाँ अपन ने स्टेटस डाला, बैंक हैज़ बीन अपडेटेड को मैंने चेंज कर दिया, बैंक हैज़ बीन डिलीट सक्सेसफुली। एक्सेस मेरा इंडेक्स मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करना है, $this रिडायरेक्ट। मतलब इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पे भी आपको अपने फॉर्म को रिडायरेक्ट करना है कोई एक्शन परफॉर्म करने के बाद, तो आप ये URL यहाँ डालते हो कि मुझे इस पेज के ऊपर रिटर्न कर दो वापस, मुझे इस पेज के ऊपर वापस भेज दो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज रिलोड किया, इसने बोला बैंक हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ से आप जो भी डेटा क्लिक करते जा रहे हो, ये देखिए डिलीट होता जा रहा है यहाँ से। तो आप ऐसे पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस से डिलीट भी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में अपन ने ये देखा कि मुझे कैसे मतलब लेफ्ट मेनू में मैं आइकन ऐड कर रहा हूँ, कैसे मैं मतलब मेरा ऐड का फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे मैं डेटा इंसर्ट करवा रहा हूँ, कैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, कैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, कैसे मुझे अगर किसी टेबल का स्टेटस चेंज करना है या किसी रिकॉर्ड का स्टेटस अपडेट करना है, वो मैं कैसे कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने इस वीडियो में देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुझे अगर केक PHP में PDF जनरेट करनी है, तो वो PDF में केक PHP में कैसे जनरेट करूँ।